हेलो दोस्तों। ईपीएफओ के लिए 2025 का जो बैच है उसके लिए ये हमारी फोर्थ क्लास है। इससे पहले हम लोग तीन क्लासेस में कोड ऑन विच एक्ट 2019 और उसमें जो चार लॉज इंक्लूड किए गए हैं उन चार लॉज के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। आज हमारी क्लास में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि जो ओल्ड लॉज थे, लाइक मैं बात करूँ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की, मिनिमम पेमेंट एक्ट की, बोनस एक्ट की, ठीक है, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट की। तो उनमें और अभी जो कोड्स बनाए हैं, जो संहिताएं बनाई हैं, ठीक है, कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019, उसमें क्या क्या डिफरेंस रहे हैं। हमने चार लॉज के बारे में पहले ही डिफरेंस कर चुके हैं। ओके। तो ये हमारी क्लास 4 है। तो ये रहा, सबसे पहले आपको ये टेबल मिलेगी और आज हम इंडस्ट्रियल लॉज के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि वो तीन ही है सिर्फ। ओके, और ज़्यादा बड़े भी नहीं है। तो वही, और क्वेश्चन आए भी हैं उनसे। तो ये तो है ओल्ड लॉज। ओके। और ये है कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019 न्यू लॉज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ज़्यादा चीज़ें चेंजेस नहीं हुई हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो वही है। बस बस कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई, जैसे देखो, मैं बात करता हूँ एप्लीकेबिलिटी की। जब हमने बात की थी कि यार ये कहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, तो उसमें कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, कुछ लिमिटेड सेक्टर्स की बात आई थी पुराने लॉज के अंदर। आपने बोनस एक्ट के अंदर बात की होगी, ठीक है, आपने पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट की बात की होगी, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट का नाम आया है। बट वेजेज एक्ट के अंदर जो 2019 है, कोड्स जो है वो यूनिवर्सल कर दिए। सीधा सा मतलब है कि भले ही सरकार ने उसे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के अंदर डाला है या फिर नहीं डाला है, ये जैसे ही आपने कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री या कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला, आप ऑटोमेटिकली एक कोड ऑन वेजेज एक्ट के अंदर आप काउंट हो जाओगे, आप एप्लीकेबल हो। ठीक है। तो अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉयज, ऑर्गेनाइज हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज हो। ठीक है, एक तो ये हुआ है। अब यहाँ आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपको याद रखनी है कि यार वो ओल्ड लॉज से रिलेटेड पूछ रहा है, या तो वो ओल्ड लॉज का नाम देगा कि अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑन वेज एक्ट, या फिर अकॉर्डिंग टू मिनिमम पेमेंट, सॉरी, जो बोनस एक्ट है उसके थ्रू। तो या फिर वो बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू कोड ऑन वेज एक्ट 2019। तो आपको याद रखना है कि कोड ऑन वेज एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग ये तो यूनिवर्सल है। ऐसा तो इसमें कोई डिवीजन नहीं किया गया है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को लेकर। ठीक है। वेज की सेलिंग क्या है, ये पुराने में 24,000 पर मंथ थी। ठीक है। बट यहाँ पर कितनी रखी गई है, तो और यहाँ पर कितनी रखी गई है, रिमूव कर दी है। ऑल एम्प्लॉयज कवर है। ठीक है, चाहे उससे ज्यादा हो, चाहे इसके बराबर हो। इससे कम वाले तो पहले ही कवर थे ओल्ड लॉज के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि यार 24,000 पर मंथ किस में कवर थे, पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के अंदर। फिर हमने एक और वेज सेलिंग देखी थी 21,000 पर मंथ, वो किस में सेल, बोनस वाले में। तो ये रही, ये भी। तो देखो, रिमूव ऑल एम्प्लॉयज कवर हो गए इसमें। ओके। ठीक है। मिनिमम वेज कवरेज कितना है, जो वो ये वही है मिनिमम पेमेंट एक्ट वाली, तो ओनली इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट, बट यहाँ पर ऑल एम्प्लॉयमेंट कवर्ड है। ठीक है। चाहे वो शेड्यूल्ड हो चाहे वो नहीं हो, आपको हर किसी में एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट तो आपको देनी ही देनी है। समझ गए। डेफिनेशन ऑफ वेज डिफरेंट इन ईच एक्ट, हर किसी में अलग अलग थी वेजेज की। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेजेज के अंदर जब हम पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट पढ़ा था हमने 1936, उसके अंदर हम लोगों ने डीए, बेसिक पे प्लस आरए जो रिटेनिंग अलाउंस है वो काउंट किया था। उसके बाद जब हमने मिनिमम पेमेंट एक्ट पढ़ा था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इसके अंदर एच आर भी इंक्लूड किया था। मैंने बताया था आपको कि इसमें एच आर भी इंक्लूड होगा। तो अलग अलग डेफिनेशन थी वेजेज की, किसी में कुछ इंक्लूड है किसी में एक्सक्लूड है। बट अकॉर्डिंग टू न्यू लॉज कोड ऑन वेजेज एक्ट 2019, वन यूनिफॉर्म डेफिनेशन है जिसमें बेसिक पे होगा, डीए होगा और आर होगा, रिटेनिंग अलाउंस। ठीक है। यही तीन चीजें मानी जाएंगी, भले ही वो आपने बोनस एक्ट के अंदर हो, चाहे वो मिनिमम पेमेंट एक्ट के अंदर हो, चाहे वो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अंदर हो। ठीक है। पेमेंट ऑफ वेजेज, अब देखो वहां पर हम लोगों ने काउंट किया था 7 और 10 का। तो आपको क्लास याद होगी और आपको ये पता होगा कि यार 7 डेज में किस में है और 10 डेज में किस में है। 1,000 से कम है तो 7 डेज, और 1,000 से ज़्यादा है तो 10 डेज। ठीक है। बट यहाँ पर सेम रूल रखा है, नो चेंजेज है। एलिजिबिलिटी बोनस की, 21,000 से कम सैलरी हो और 30 दिन आपने कंटिन्यूस वर्क किया हो। इसमें छुट्टियां काउंट नहीं है भैया। कभी आप ये सोचने लगो कि यार 30 दिन हो गए, 4 दिन की मेरी छुट्टी हो गई संडे की,
ठीक है, 1 महीना हो गया, अब मुझे बोनस मिलेगा, नहीं, वो उसमें काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, तो यही सेम चीज़ इसमें रखी गई है बोनस के लिए भी। सेट ऑन सेट ऑफ ये अवेलेबल था, जो 4 इयर्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे। मतलब आप खुद सोचो ना, बोनस वाले के अंदर है ये कि आपने इस साल आपकी तंगी हो गई, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, जो बोनस है वो अगले साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, या फिर थोड़ा बहुत देखे कि मैंने कंप्लीट नहीं दिया है। गवर्नमेंट को बताना कंपलसरी है कि भाई मैंने बोनस पूरा नहीं दिया है क्योंकि हमारी कंपनी जो घाटे में चल रही है, मैं अगले साल कर दूंगा। उसमें फिर ये है कि आप 20% की जो लिमिट थी उससे ज़्यादा नहीं दे सकते थे। अच्छा, मैं अगर बात करूँ बोनस की, मिनिमम कितना था, मिनिमम था 8.33, मैक्सिमम कितना था 20%, समझिए। और ये देना कितने में है, 8 मंथ्स के अंदर, और आप उसे एक्सटेंड कर सकते थे 2 ईयर्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कोड ऑन वेजेज एक्ट के अंदर ये सेम रखी है। अच्छा, एक नया चीज़ आई है, नेशनल फ्लोर वेज। पुराने लॉज में तो कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, बट न्यू में क्या है कि इंट्रोड्यूस किया गया, बट ये नॉट बाइंडिंग है। ठीक है, हो सकता है कि ऑप्शन ये डाल दे कि जो नेशनल फ्लोर वेज है वो कोड ऑन वेज 2019 के थ्रू तो आया है, बट आपको यूपीएससी की आदत पता है, वो स्टार्टिंग लाइन तो आपको एकदम सही देगा, बट लास्ट के कुछ वर्ड्स में वो ग्लिच करता है। लास्ट में बोल देगा कि और ये बाइंडिंग है ऑल इंडस्ट्रीज पर, तो मतलब, या फिर ये बोल देगा कि शेड्यूल्ड इंडस्ट्रीज पर, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट पर। तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि नॉट बाइंडिंग। ठीक है, इसमें क्या है कि स्टेट कैन फिक्स हायर वेजेस। सीधी सी बात है कि नेशनल फ्लोर वेज वो है कि अगर हम पूरे इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक मिनिमम वेज काउंट करेगी, मान के चलो मिनिमम वेज 8,000 है, पूरे इंडिया में लागू हो गया, और मतलब 8,000 से कम तो कहीं भी कोई भी स्टेट नहीं दे सकता। अभी फिलहाल क्या है कि हर स्टेट्स के अपने भी कुछ मिनिमम वेजेज है। कुछ स्टेट में आपको देखोगे कि 6,500, कहीं पर 7,500, कहीं पर 7,800 है, कहीं पर 8,000 है, उस तरीके से। बट अब जो नेशनल फ्लोर वेज है उसके अकॉर्डिंग अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, उसने अगर 8,000 कर दिया है, तो स्टेट्स के अंदर वो एप्लीकेबल होगा। 8,000 तो है, आप उससे कम नहीं कर सकते। ठीक है, बट स्टेट जो है वो कैन फिक्स हायर वेज, इससे ज्यादा आप कर सकते हो, कम नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि ये बाइंडिंग नहीं है। स्टेट्स वगैरह अगर करना चाहे तो यार ये बोल सकते हैं भाई हमारे पास फंड नहीं है, ये सारी चीजें वो मतलब वो कह सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट ये चीज आपको याद रखनी कि नॉट बाइंडिंग है, और स्टेट हायर वेजेस भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा पुराना का हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर, इनसे क्या लॉज है। इसके अंदर हम लोगों को 3 लॉज पढ़ने हैं कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। हम लोगों ने इंडस्ट्री के अंदर ट्रेड यूनियन देखी है। ओके, एक तो इससे आएगा 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट। ओके, एक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ओके, तो एक तो है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप स्टैंडिंग ऑर्डर की बात करते हो। ठीक है, तो ये 3 एक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे ट्रेड यूनियंस के बारे में तो आपने भी सुना होगा यार, काफी बार मूवीज वगैरह में देखी होंगी आपने। और अगर आप हरियाणा से हैं तो आपने देखा होगा कि जो जो लाइक अभी जो सीईटी एग्जाम हुआ था, ठीक है, मतलब पहले जो हुआ था जिसका रिजल्ट आया था, तो एएलएम वगैरह जो लगे थे, ठीक है, तो अलग अलग यूनियंस वगैरह धरने पर बैठ गई थी कि ऐसे कैसे हटा सकते हो रिजल्ट, या पर केस कर दिया था। तो आपने ट्रेड यूनियन वगैरह ये मतलब बहुत बार आपकी आए होंगे न्यूज में। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आपने इंडस्ट्रीज के अंदर कोई डिस्प्यूट वगैरह देखे होंगे, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉय के बीच, ठीक है, वर्कर के बीच। तो उन चीज़ से कैसे निपटना है, क्या चीज़ें हैं, कैसे हो सकता है। फिर है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जो औद्योगिक रोजगार है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें काउंट की जाएंगी, क्या क्या है, वही सारी चीज़ें इसमें। तो लास्ट वाले में अपने को ज़्यादातर फोकस करना है, क्योंकि ये मुश्किल से अगर ला डाउनलोड करोगे ना लॉ को, वो मुश्किल से 10 पेज का है, उसमें कुछ भी नहीं है। मेन मेन चीज़ें सिर्फ ये है स्टैंडिंग ऑर्डर का, और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये चीज़ है कि ये जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट ये कहाँ पर लागू है, एक उसकी लिमिट है। क्योंकि ये जो चीज़ है, इससे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आई थिंक, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वाले में। बाकी मैं आपको क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। चलिए, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट की, 1926। ये है क्या यूनियन? अब आप खुद देखो ना यार, यूनियन लिखी हुई है, मतलब एक तरह से आपने यूनियन बना रखी है, अपना संगठन बना रखा है।
तो एक कॉम्बिनेशन है वर्कर्स का, एम्प्लॉयर का, रेगुलेटिंग regulating relations between themselves और फॉर imposing restrictive conditions। तो मतलब रिलेशंस को अच्छे रखने के लिए ठीक है यार, ताकि आपके जो जैसे मनचाही सैलरी आपकी कम कर दी, कभी कटौती कर दी, कभी कुछ कर दिया, ठीक है, कभी आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि जो ट्रेड यूनियन है वो काम कैसे करती हैं। वो जो भी ट्रेड यूनियन का पार्ट होता है, जो वर्कर्स वगैरह जो होते हैं, उनके अमाउंट से कुछ उसके जो अकाउंट है उनसे कुछ कुछ मतलब 5 रुपये, ठीक है, 10 रुपये, उस तरह के 15 रुपये उस तरीके से कटते हैं। तब जाके उनकी ऑफिस बियरर जो होते हैं उनकी सैलरी वगैरह डिसाइड की जाती है। ओके। और वो वर्कर्स के हित में काम करती है जो ट्रेड यूनियंस होती है, अगर उनके अधिकारों का हनन होता है तो। एम क्या है? एम टू ग्रांट लीगल स्टेटस टू ट्रेड यूनियन। जो ट्रेड यूनियन है उनको लीगल स्टेटस देना, प्रोटेक्ट करना दियर एक्टिविटीज फ्रॉम सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी। देखो एक्ट के अंदर ये दोनों चीजों के कुछ कुछ एग्जांपल्स नहीं दिए हुए हैं, बाकी सिर्फ ये दिखाया हुआ है कि सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज। ठीक है। अब ग्रांट लीगल स्टेटस, ठीक है, उनको लीगल स्टेटस मिलेगा, भाई ये ट्रेड यूनियन है। ओके। और प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब आंदोलन वगैरह करते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों को छूट दी गई है, सिविल कुछ सिविल लाइबिलिटीज हैं, कुछ क्रिमिनल लाइबिलिटीज हैं, उनको प्रोटेक्ट किया गया है कि अगर आप ये चीज़ कर देते हो तो आपको माफ़ किया जा सकता है, उस तरीके से। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की। अच्छा, ट्रेड यूनियन आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार ठीक है ट्रेड यूनियन को ठीक है, बट रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करते हैं, या फिर कैसे आती है कोई एक ट्रेड यूनियन? तो इनका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। कैसे? देखो, रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट। अब मैंने आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मैंने पहले ही आपको हर क्लास में बताता चल रहा हूँ यार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है, तो अब नहीं बताऊंगा। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको जो रजिस्ट्रार है उसको अपॉइंट करेगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्ट्रेशन के लिए? मान के चलो मैं हूँ, मैं चाहता हूँ यार ट्रेड यूनियन बने, तो मेरे साथ में क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम एज 15 ईयर, ठीक है, और मिनिमम 10% और 100 वर्कर्स। ओके। ये तो हो नहीं होने चाहिए 10% या फिर 100 वर्कर मेरे साथ होने चाहिए कि भाई हम लोग एक अपनी एक ट्रेड यूनियन बनाना चाहते हैं और हमें लीगल स्टेटस दे दिया जाए। ओके। उस ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने, मान चलो मैंने अगर ट्रेड यूनियन बनवा दी, ठीक है, तो बस अब बन गई, बात खत्म नहीं भैया। हमें उसमें बंदे रखने पड़ेंगे, ऑफिस बेरर होंगे, ठीक है, मेंबर्स होंगे, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, और वकील वगैरह, लॉयर्स वगैरह वो भी अपना हायर करना पड़ेगा, जो हमारे कानूनों के बारे में जानता हो, जो हमारा स्टैंड ले सके कल को, ठीक है। और उसमें एटलीस्ट मेरे पीछे इतने तो वर्कर होने चाहिए, या तो 10% या फिर 100 वर्कर्स, विच एवर इट लेस, जो भी कम होंगे, इंगेज इन एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री मस्ट बी मेंबर्स, उनके मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। या फिर एटलीस्ट 50% ऑफिस बियर होने चाहिए टू बी एम्प्लॉयड इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री। मतलब अगर मैं किसी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ, मान के चलो मेरी कोई XYZ इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें मैं काम करता हूँ, और उसी इंडस्ट्री में एटलीस्ट 50% तो ऑफिस बियर वाले लोग, जो मतलब ऑफिस बियर में करवाऊंगा कि यार ये हमारे ऑफिस बियर होंगे, ऑफिस का काम संभालेंगे, एटलीस्ट उतने तो होने चाहिए। और मेरे साथ ही 10% या 100 वर्कर होने भी चाहिए, तब जाके हम लोग, ये एक तरह से एलिजिबिलिटी है कि इतना तो आपके पास होना ही होना चाहिए, तब हम आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। समझ गए? अब देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, देखो इससे क्वेश्चन है एटलीस्ट 7 मेंबर्स, मिनिमम एज से क्वेश्चन है, मिनिमम 10% और 100%, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, लास्ट ईयर में 2017 में आया है। ओके। उसके बाद जो ये है एटलीस्ट 50% ऑफिस बियर, इससे है, और इनकी एज से भी है। एज कितनी हो? देखो, अगर मेंबर की बात की जा रही है तो उसमें एज है 15 ईयर्स, और अगर ऑफिस बियरर की बात की जा रही है उसमें एज है 18 ईयर्स। और ये 2001 में अमेंड करके ये चीजें इंक्लूड की गई थी, ठीक है, कि एटलीस्ट 50% ऑफिस बियरर होने चाहिए एम्प्लॉयड इन सेम स्टूडेंट्स। 2001 से पहले सिर्फ यही था, 10% और 100 वर्कर। और इसमें टेन्योर जो होना चाहिए मैक्सिमम 3 ईयर्स का, जो ऑफिस बियरर्स इंक्लूड किए जाएंगे उनका जो टेन्योर होगा 3 ईयर्स का होगा, अगर यूनियन का पार्ट वो बनते हैं तो, ठीक है। मिनिमम एज मैंने बता दी 18 ईयर, मेंबर्स की कितनी है 15 ईयर, और एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक है भाई। बट अगर ये जो चीजें हैं, ये मैं अगर रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार जो है उसको प्रोवाइड करा दूं, तो क्या वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे?
या ऐसा भी हो सकता है कि यार वो कैंसिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो भैया रजिस्ट्रार मे रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए रिफ्यूज कर सकता है अगर नेम मिसलीडिंग है, या फिर आपने किसी गलत तरीके से मतलब एलिजिबिलिटी दिखाई है, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है, या फिर मिस इन्फॉर्मेशन आपने दी है उस तरीके से, तो वो कैंसिल भी कर सकता है। उसके बाद ऑन सेटिस्फेक्शन, जब रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, नहीं यार सारी चीजें बहुत अच्छी हैं इनकी, ठीक है, कर देते रजिस्ट्रेशन, तो द यूनियन इज इंटर्ड इनटू द रजिस्टर, ठीक है, एंड इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा रजिस्ट्रेशन का कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज आपको याद रखनी है कि यार अगर मेंबर्स की पूछे तो 15 ईयर्स है, और जो ऑफिस बियर के पूछे तो 18 ईयर है, और कितने होने चाहिए 10% या 100 वर्कर्स, मैक्सिमम 10 और 3 ईयर्स का होना चाहिए ऑफिस बियर का, ठीक है। उसके बाद है, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो क्या वो आजीवन रहेगा, क्या वो लाइक कैंसिल नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो अब वो कैसे कैसे हो सकता है यार। देखो शुरुआत में आपने चीजें सारी चीज दिखा दी, बट बाद में पता चल रहा है कि आपने तो मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है, आप इतनी आपने तो बहुत सारी गलतियां कर रखी हैं, इतनी सारी चीजें आपने मिस करेक्ट बताई, इनकरेक्ट बताई हैं। तो एक तो है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन, या तो ट्रेड यूनियन खुद बोल दे कि यार हम जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा रहे हैं, अब हमें ट्रेड यूनियन नहीं बनानी है, छोड़ दो, ठीक है, हो गया जो होना था, अब नहीं। या फिर रजिस्ट्रार जो है वो सेटिस्फाई हो जाए दैट जो सर्टिफिकेट है, वो रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट था हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, या तो आपने फ्रॉड किया है तब लिया है मिस्टेक करके, और दैट द ट्रेड यूनियन हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट ऑन हैज विलफुली। विलफुल है भाई, मतलब कुछ नहीं है इसके पास, ये वो ठीक, क्योंकि ट्रेड यूनियन बनने के बाद ना आपको अपनी साल की जितनी आपको पैसे आ रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, जैसे जो वर्कर्स हैं जो ट्रेड यूनियन का पार्ट है, ताकि उनके अधिकारों का हनन हो तो आवाज उठाई जा सके, एटलीस्ट कोई ऐसी चीज हो जो उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाए, तो उनकी अमाउंट से कुछ कुछ पैसे कटते हैं, ठीक है। तो उस चीज को लेके भी है, तो वो आप रिपोर्ट मतलब अपना सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड कराते हो रजिस्ट्रार को हर साल। तो वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हो, ठीक है, कुछ बता नहीं रहे हो, तो प्रोवाइडेड दैट नॉट लेस देन 2 मंथ प्रीवियस नोटिस इज राइटिंग स्पेसिफाइंग द ग्राउंड। तो भाई देखो अगर रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई हो गया फ्रॉड है, तो वो क्या करेंगे, वो 2 मंथ का नोटिस भेजेंगे भाई, कि भैया बात ऐसी है हेमंत साहब, कि आपने जो यूनियन बनाई थी ना वो फ्रॉड है, आपने इतनी सारी मिस्टेक की है, फ्रॉड से आपने बनवाई है, और मैं आपको 2 मंथ का नोटिस दे रहा हूँ, और 2 मंथ के बाद या तो मुझे बता दो सारी चीजें, ठीक है, 2 मंथ से पहले, ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद आपका सब कुछ खत्म है, आपका जो सर्टिफिकेट आपको दिया वो खत्म, ठीक है ना, आपकी ट्रेड यूनियन नहीं रहेगी। तो ये चीज आपको याद रखिए कि एटलीस्ट नॉट लेस देन 2 मंथ, 2 महीने से कम का नोटिस नहीं देना, मतलब 2 महीने का देना ही देना है। तो कैंसिलेशन देख लिया, रजिस्ट्रेशन देख लिया, उसके बाद क्या है, उसके बाद ऑफिस, रजिस्ट्रार ऑफिस। भाई ये क्या है, ये क्या नई चीज आ गई। अच्छा, तो देखो रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कि यार अब मैंने ट्रेड यूनियन बना तो ली, बट क्या वो ऐसे ही सड़क पे बैठ के काम करेगी? नहीं, उसके लिए एक ऑफिस भी होगा, उसमें मेंबर्स भी होंगे, ऑफिस बियरर होंगे, ठीक है, मेंबर्स भी होंगे, उसका पार्ट बनेंगे। जैसे आपने एक फेमस मूवी दिखाता हूँ मैं आपको, आपकी एक मूवी है लाडला, उसमें आपने देखा होगा कि जाते हैं वो सारी चीजें, वो प्रोटेस्ट भी करते हैं भाई ट्रेड यूनियन है, तो जो जो अनिल कपूर है उसको ट्रेड उसका उसको यूनियन लीडर बना देते हैं कि यार ये हमारा यूनियन लीडर है। तो ऑफिस वगैरह का काम भी होता है, वो सारी चीज देखो देखते भी हैं ऑफिस में क्या है क्या नहीं है, तो उनके अमाउंट से कुछ कुछ मतलब वो खुद से चंदा भी इकट्ठा करते हैं कई बार कि ठीक है, जब फैक्ट्री के खिलाफ वो केस लड़ते हैं तो, ठीक है, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। अब यहाँ पर है कि ऑल कम्युनिकेशंस एंड नोटिस ऑफ ए रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मे बी एड्रेस टू इट रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सारी चीजें आपको बतानी है कि यार हमारा जो जिस रजिस्ट्रार को बतानी है कि भाई मेरा जो ऑफिस है वो मान चलो दिल्ली में है, तो किस एरिया पर है, करोल बाग में है, वहाँ ऑफिस पर है, यहाँ ऑफिस है, ठीक है, सारी चीज बता दी। अगर मैं चेंज कर रहा हूँ इस ऑफिस को, मान चलो मैं दिल्ली से चेंज कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये फरीदाबाद आ जाए, मैं तो फरीदाबाद लेकर जा रहा हूँ यार, दिल्ली मुझे मजा नहीं आ रहा, इतना रस है वहां पर, मैं फरीदाबाद में चलूंगा। अब क्या है कि नोटिस ऑफ एनी चेंज इन द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस सेल बी गिवन
विद इन 14 डेज, तो 14 दिन का आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास कि भाई साहब बात ऐसी है, मैं अपना ऑफिस जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो मतलब हेड ऑफिस जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ। और उसमें ऑलरेडी लिखा होगा कि मैं ये ऑफिस जो है दिल्ली से फरीदाबाद लेके जा रहा हूँ और मेरा एड्रेस ये होगा और चेंज कर रहा हूँ। ऑफ सच चेंज टू द रजिस्ट्रार इन राइटिंग एंड द चेंज एड्रेस सेल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्ट्रार रजिस्टर। जो आप नोटिस भेजोगे उसमें चेंज एड्रेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया नोटिस कितने दिन का भेजना है। देखो, आपकी जो ट्रेड यूनियन है वो फरवर्ड से बनी है, उसके लिए नोटिस भेजा था रजिस्ट्रार ने, नॉट लेस देन 2 मंथ। बट आपका जो ऑफिस है वो आप चेंज करा रहे हो, हेड ऑफिस जो है, तो आपको भेजना पड़ेगा नोटिस टू रजिस्ट्रार। ओके, विद इन 14 डेज। ठीक है, ओके, ये चीज आगे समझ। अब बात आती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यार एक ट्रेड यूनियन ये रही, एक ट्रेड यूनियन ये रही, एक ये रही, तो ये आपस में मिक्स भी तो हो सकती है, मतलब मिल गई। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि यार दो तीन कंपनियां जो है वो साथ आके काम कर रही हैं, डील कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दूसरे में ही मिल गई, एक ही कंपनी बन गई, बात खत्म। तो क्या अमलगमेशन ऑफ ट्रेड यूनियन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई। कैसे होगी? देखो, एनी टू और मोर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, मान के चलो दो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, एक ये और एक ये है, ठीक है, तो ये भी रजिस्टर होना चाहिए, ये भी रजिस्टर होना चाहिए। हालांकि ट्रेड यूनियन के लिए तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी यही थी कि यार आप जब ट्रेड यूनियन बना रहे हो तो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो may become amalgamated together as one trade union with or without dissolution or division of funds of such trade union or either or any of them। देखो, या तो वो अपने जो फंड्स वगैरह उसका डिसोल्यूशन कर दे या फिर ना करे, वो देखो आपस की बात है उनकी। बट हाँ, वो अमलगमेशन हो सकती है, दोनों एक साथ आ सकते हैं, मिल सकते हैं। दोनों जो अलग अलग नाम से थे उनका एक कॉमन नाम हो सकता है कि हमने भाई आपस में एक दूसरे में मिल गए हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट दी वोट्स एट लीस्ट सीन हाफ मेंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी ट्रेड यूनियन, मतलब इसके हाफ और इसके हाफ वो राजी होने चाहिए भाई, वोट्स होने चाहिए कि हाफ जितने भी हैं, हाफ मेंबर्स जो हैं, ठीक है, इनके वो राजी और ये राजी, हो जाएगा। एंटाइटल्ड टू वोट आर रिकॉर्डेड, ठीक है, एंड दैट एट लीस्ट कम से कम 60% ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड ऑन फेवर ऑफ द प्रपोजल, कि भाई हम अमलगमेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके फेवर में होना चाहिए एटलीस्ट 60%। ठीक है, देखो, जो डिजोल्यूशन है और डिवीजन है जो आपका लाइक फंड का, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको चाहिए एटलीस्ट सी हाफ ऑफ मेंबर्स ऑफ ईच एंड एवरी सच ट्रेड यूनियन, कि भाई हम ऐसा ये चीजें भी हम लोग साथ में कर रहे हैं कि हमारे जो फंड्स वगैरह हैं, ठीक है, और जिससे आपको सैलरी वगैरह जिसको सारी चीजें दी जाती हैं यहाँ पर, ऑफिस बियर को दी जाती हैं या फिर और जो मेंबर्स हैं उनको दी जाती हैं, ठीक है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, वो भी हम लोग एक साथ साझा कर रहे हैं, एक ही बना रहे हैं। तो उसके लिए एटलीस्ट सिने मतलब हाफ मेंबर्स दोनों साइड के, दोनों ट्रेड यूनियन के, उनकी वोट्स चाहिए। नहीं मिली तो नहीं होगा, मिली तो हो जाएगा। और उसके बाद entitled to votes are recorded and that at least 60% of votes recorded are in favor of proposal, और अमलगमेशन के प्रपोजल में होना चाहिए 60% ऑफ द वोट्स रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी आपको डाटा जो है वो याद रखना है। मैं आपको ट्रेड यूनियन से 2000 आई थिंक 19 तक लगभग लगभग 20 क्वेश्चन आए थे ट्रेड यूनियन से। ठीक है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा तब देखूंगा, तब दिखाऊंगा भी आपको। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है। उसके बाद राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या है? तो राइट्स एंड प्रिविलेज, अधिकार क्या है भाई ट्रेड यूनियन के पास? लीगल इम्यूनिटी है फ्रॉम सिविल और क्रिमिनल एक्शंस की, ये तो मैंने बता दिया। कैन क्रिएट ए जनरल फंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज एंड ए सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पज विद वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। अब यार मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जो पॉलिटिकल फंड है वो किस लिए और जो जनरल फंड है वो किस लिए। तो जनरल फंड मान के चलो ट्रेड यूनियन ने बना दिया, ठीक है, ट्रेड यूनियन जनरल फंड जो है वो बना दिया, और एक बनाया उन्होंने पॉलिटिकल फंड। तो हमने तो पढ़ा था कि यार ट्रेड यूनियन जब बन जाती है तो जो वर्कर्स जो होते हैं,
ठीक है, जो लाइक एम्प्लॉय जो होते हैं वो अपनी सैलरी के कुछ कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन उन्हें देते हैं, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, उस तरीके से 50 रुपये। तो अगर कोई जनरल फंड ट्रेड यूनियन ने बनाया है, तो क्या उसमें पैसे देना, फंड देना कंपलसरी है एम्प्लॉयज का? तो वो है यस। अब जब जनरल फंड में कंपलसरी है देना, ठीक है, बट क्या पॉलिटिकल पर्पज के लिए जो पॉलिटिकल फंड है क्या उसमें देना कंपलसरी है? तो इसमें है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल फंड का यूज किया जाता है जैसे मान चलो इलेक्शंस के लिए, लोकसभा, विधानसभा, ये इलेक्शन लड़ने के लिए, पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन उनको इलेक्शंस के लिए, ठीक है, मेयर इलेक्शंस हो गया, नगर पालिका जो इंस्टीट्यूशन है उनमें इलेक्शंस के लिए हो गए, तो उसके लिए देना कंपलसरी नहीं है। बट जनरल जो फंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस मान के चलो, जो ऑफिस बेयर उनकी सैलरी देनी है, ठीक है, कहीं केस हुआ है उस केस के लिए, ठीक है, सारी चीजें हैं, लीगल राइट, सारी चीजें उनको प्रोवाइड करानी है, तो उसको देना कंपलसरी है। तो जो आप पैसे दे रहे हो वो आपके जनरल फंड में जाएंगे। आप जो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये जो आपकी सैलरी में से कटते हैं, ठीक है, जो ट्रेड यूनियन के अकाउंट में जाते हैं, ओके, तो वो आपके जनरल फंड में इंक्लूड होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च होंगे, जो ऑफिस बियर के ऊपर, जो ट्रेड यूनियन का ऑफिस जो होगा, वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं आपकी भलाई के लिए, ठीक है, सारी चीज़ देख रहे हैं, तो उनके लिए, क्योंकि उनको सैलरी भी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी भैया, ऐसे ही थोड़ी कोई काम करेगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया राइट्स एंड प्रिविलेजेस। उसके बाद है ट्रेड यूनियन मेंबरशिप फीस। अगर मान चलो मैं अगर ट्रेड यूनियन की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ तो मुझे फीस कितनी देनी है? यहाँ से क्वेश्चन है। रूरल वर्कर 1 रुपये, अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कोई, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज जैसे मतलब गिग वर्कर और ये दो, मतलब उस तरीके से देखा होगा उस टाइप, तो उनके लिए 3 रुपये। एनी अदर केस है तो उनके लिए 12 रुपये है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, पेनल्टी क्या है? ठीक है, पेनल्टी क्या है हो सकती है? मान चलो ट्रेड यूनियन के ऊपर पेनल्टी क्या होगी? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ट्रेड यूनियन जब बनती है तो आपको अपने जो लाइक रजिस्टर्ड्स वगैरह, आपकी एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, कितना फंड आपके पास आया है, रिटर्न कितना है, ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास, वो सारी चीजें आपको पर ईयर बतानी पड़ती हैं रजिस्ट्रार को पास, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह देनी पड़ती है सारी चीज। तो अगर आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो तो आपके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी, जो आपकी यूनियन है उसके ऊपर। क्या पेनल्टी है? ऑफेंस और पेनल्टी कितनी लगेगी? देखो, फेलियर टू सबमिट रिटर्न्स, अगर आपने अपने साल का रिटर्न्स नहीं बताया, अकाउंट स्टेटमेंट नहीं दी है रजिस्ट्रार को, तो 5 रुपए पर डे। मान के चलो मुझे 7 दिन हो गए, और इसमें एक चीज जो लिखी हुई है, रेट 5 पर वीक डिले, मैक्सिमम रेट 50, 50 से ज्यादा नहीं होगा। अब देखो सोचो, 5 रुपए पर डे के हिसाब से है, तो अगर मैंने 7 दिन डिले कर दिया तो एक वीक भी हो गया, और 5 रुपए पर डे के हिसाब से 35 रुपए हो गए। तो वास्तव में देखो, हमने देखा कि यार 35 रुपए तो है, बट वास्तव में पेनल्टी होगी 5 रुपए और इंक्लूड करके 40 रुपए। कैसे? क्योंकि एक वीक भी तो डिले हो गया, तो उसके 5 रुपए भी तो है, पर वीक डिले के भी 5 है और पर डे के भी 5 है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं कुछ टीचर्स का मैं देखता हूँ, उन्होंने बताया है सिर्फ कि 5 रुपए पर डे, या फिर कहीं दिखाया है कि 5 रुपए पर वीक, ठीक है, तो उन्होंने क्लियर कट नहीं बताया है, तो वो मैं बता रहा हूँ कि रेट 5 पर डे है ही, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वीक का भी डिले का है 5 रुपए, ठीक है, मैक्सिमम रेट 50 है। ठीक है, ओके। उसके बाद गिविंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप रजिस्ट्रार को कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो उसके लिए कितना है? रेट 200 रुपये। समझ गए? तो आपको ये याद रखना है। देखो, क्वेश्चन है इस पूरे से, ये भी 5 पर वीक, मैक्सिमम 50, फास्ट में 200 रुपये, ये रूल वर्कर के लिए 1 रुपये, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई, और मैं आपको जब दिखाऊंगा ना पीवाई को, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ वास्तव में मतलब सही चीजें पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेड यूनियन की, ठीक है, वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पहले भी, और ये 2023 वाला जो एग्जाम है उसमें आया है भाई क्वेश्चन कि कब कब बनी है, स्टार्टिंग से एंड तक वो बताना है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1947, हिंद मजदूर सभा 1948,
और देखो हिंद पहले है, हिंद की धरती, उसके बाद भारतीय है, भारतीय मजदूर सभा 1955, ये चीज आपको याद रखनी है। और सीआईटीयू, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन, 1970। ठीक है, तो पहले ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी। आप उस तरीके से याद रखोगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में बनी है, उससे पहले ऑल इंडिया है। तो ऑल इंडिया पहले आ गया 1920, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुआ 1947, हिंद मजदूर 1948। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग थोड़ा लॉजिक लगा के कर सकते हो। तो ट्रेड यूनियंस वगैरह की फेमस ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके बाद आप देखोगे कि यार कुछ क्वेश्चंस आपको लाइक अलग अलग ट्रेड यूनियंस के टाइप से आए हुए हैं, जैसे जनरल यूनियन क्या होती है, ठीक है, और या फिर जो इंडस्ट्रियल यूनियन है वो क्या होती है, क्राफ्ट यूनियन क्या होती है। तो इनसे लाइक क्वेश्चन आया हुआ है भाई, एक क्वेश्चन आया है और वो 2016 में आया था। ठीक है, उसमें भाई जनरल यूनियन क्या होती है, जिसमें अलग अलग जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे लोग शामिल होते हैं उस यूनियन में। ठीक है, सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री शामिल नहीं होते। और देखो क्राफ्ट इंडस्ट्री है, क्राफ्ट यूनियन है तो क्राफ्ट से ही शामिल होंगे, इंडस्ट्रियल यूनियन है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज से। ठीक है, सेम ऐसे ही ट्रेड यूनियन में एक रॉबर्ट हॉक्सी हैं, जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, तो उनके उन्होंने टाइप बताए हैं, तो उनसे भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। जैसे रिवॉल्यूशनरी यूनियन हो गया, ठीक है, प्रीडेटरी हो गया। तो वो तो मैं आपको हालांकि ये एपीएफसी वाले में तो नहीं आते, पर इस बार दोनों का कॉमन एग्जाम है तो आ सकते हैं, बट मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू वो चीज़ करा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपकी ट्रेड यूनियन फिनिश होती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की, ये है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का। तो एम क्या है, एम है इंश्योर करना इंडस्ट्रियल पीस, ताकि कंपनी के अंदर शांति बनी रहे, प्रिवेंट लीगल स्ट्राइक लॉकआउट्स। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि यार क्या कर दिया तुमने, स्ट्राइक कर दिया भाई, स्ट्राइक। जैसे फिर वही मूवी आ जाती है लाडला, क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक करेंगे भाई, अब हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे हैं लोग, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है हमारी सैलरी बढ़ाओ, इतने में क्या होता है, तो लॉकआउट्स वगैरह हो जाते हैं। प्रमोट कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि यार ठीक है, ना आपकी सुनते हैं ना हमारी मानते चलते हैं, एक बीच का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। आप बोल रहे हो 8,500 कर दो, मैं बोल रहा हूँ 8,000 रहेगी, या 8100 कर दूंगा या 8200 कर दूंगा, ठीक है, ना आपकी ना मेरी, 8300 कर लेते हैं। ओके, तो उस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग हो गई। सिक्स बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉयर एंड वर्किंग राइट्स, ये दोनों के बीच ताकि संबंध अच्छा रहे उस चीज के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, देखो मेनली चीज देखो, आप जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जैसे ही ओपन करोगे, डाउनलोड करोगे पीडीएफ को, तो आपको थर्ड पेज पर आपको ये चीज दिखेगी कि एवरेज पे क्या होती है। एवरेज पे ये है क्या चीज, एवरेज पे आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, एवरेज के क्वेश्चंस वगैरह, तो एवरेज पे कैसे निकालते हैं। अब देखो यार, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार कुछ वर्कर्स होते हैं जो मंथली काम करते हैं, कुछ वीकली रख लेते हैं हम लोग, कुछ डेली बेसिस पर, जो लाइक आवर्स के हिसाब से। ठीक है, तो सेम यहाँ पर है, अगर मान चलो इन द केस ऑफ मंथली पेड वर्कमैन, अगर मंथली कोई काम कर रहा है, तो उनकी जो एवरेज पे है इन द 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स, तो उनकी 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स की एवरेज पे बोली जाएगी। ठीक है, 3 कंप्लीट मंथ्स की। जैसे कई बार एवरेज पे पर काम कर लेते हैं ना, कि हम आपको रेगुलर पे ना देके एवरेज पे काउंट, एवरेज पे देंगे। तो एवरेज पे कैसे, कि आपसे 3 महीने काम लिया, 3 महीने की आपकी पेमेंट हो गई। ठीक है, ये लो। ओके, जो मंथ वाइज काम करते हैं ना, जैसे एक मंथ, जैसे मान चलो मैं किसी इंडस्ट्री में जा रहा हूँ और वहां पर एवरेज पे का कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो वो बोल देंगे भाई आपको एवरेज पे दी जाएगी। अब मैंने एक्ट पढ़ा नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ कि यार एवरेज पे मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो वैसे सिस्टम होगा, कुछ बढ़ा के देंगे। तो फिर वो बताएंगे, फिर मैंने देखा कि यार मेरी सैलरी तो आई नहीं, महीना पूरा हो गया, फिर मैं पूछूंगा जाके, फिर वो मुझे बताएंगे कि देखो आपकी 3 कंप्लीट कैलेंडर मंथ्स की मतलब सैलरी आपको दी जाएगी एज एन एवरेज पे। उन 3 महीनों की जो सैलरी होगी ना जो आपको दी जाएगी, उसे बोल रहे हैं हम लोग एवरेज पे। ओके, ठीक है भाई। फिर मंथली हो गई, उसके बाद फिर आती है वीकली पेड वर्कमैन, कि यार कुछ ऐसे भी तो हैं जो वीक वाइज भी काम कर रहे हैं। तो इन द 4 कंप्लीट वीक्स, तो 4 कंप्लीट वीक, देखो याद रखना है मंथ का 3 है, वीक का 4 है, और डेली पेड वर्कमैन का उनका है 12 फुल वर्किंग डेज, 12 दिन का। समझ गए, तो ये आपको याद रखना है एवरेज पे, मंथली 3, वीकली 4, डेली 12।
उसके बाद एक कमेटी बनती है, अथॉरिटी बनती है, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटीज, जिसमें बोला हुआ है कि यार आपको विवादों का निपटारा करना है, ठीक है, जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो होता है, उसमें क्या है कि जो एम्प्लॉयर है, इन रिलेशन टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 50 और मोर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड। देखो ग्रीवेंस सेटलमेंट कहाँ पर होंगे, वहां होंगे जहां जिस इंडस्ट्री में 50 या उससे ज्यादा वर्कमैन जो काम कर रहे हैं, एंड हैव बीन एम्प्लॉयड ऑन एनी डे इन द प्रेसिडेंट 12 मंथ्स, जो लास्ट 12 मंथ है, एक ईयर में उन्होंने ये कभी भी ये 15 ये 50 वर्कर हो गए, जैसे 50 से ज्यादा वर्कर हो गए तभी ये एस्टेब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिट भी आपको याद रखनी है 50 वर्कर्स की है। ओके, आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने न्यू के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, तो न्यू में कुछ ना कुछ चेंजेस है, मैं आपको बताऊंगा वो क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, तो ये सोच के कि ये तो पुराना है और मतलब उसमें रेंज ये बता रखी है, तो भाई एक बार मुझे पूरा कंप्लीट करने देना, तब वो मैं आपको बता दूंगा, सारी चीज़ें आपके डाउट्स वगैरह सब क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद है स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, जो हमने पढ़े थे स्टार्टिंग में कि स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, लॉकआउट्स वगैरह होते हैं। तो लीगल और इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट्स क्या है कि अगर आप स्ट्राइक कर रहे हो तो आपको 6 वीक का प्रायर नोटिस रिक्वायर्ड होना चाहिए इन पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है, नो स्ट्राइक या लॉकआउट ड्यूरिंग कॉन्सिलिएशन या एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स। जैसे मान के चलो आपने स्ट्राइक कर दी कि भाई हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, ओके, कोर्ट में केस गया या ट्रिब्यूनल में गया, तो जब तक वो केस चल रहा है, उसका फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, तब तक आप लॉकआउट नहीं कर सकते, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ये चीज ये सेकंड वाले में है, जब तक वो प्रोसीडिंग चल रही है। ओके, और मैंने आपको बोला पब्लिक यूटिलिटी में 6 वीक प्रायर नोटिस आपको देना पड़ेगा। ओके, ठीक है भाई। इलीगल, इफ इट वायलेट द अबव कंडीशन, इन दो कंडीशंस को और वायलेट करता है तो प्रोहिबिशन इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, तो 14 डेज जनरल काउंट करे जाएंगे कि जनरली कितना होना चाहिए, 14 डेज नोटिस, और पब्लिक यूटिलिटी 6 वीक प्रायर नोटिस। ओके, ठीक है। ओके, सॉरी यहाँ पर देखो एक मिस्टेक है, ये जो 14 डेज है ये पब्लिक यूटिलिटी में है, सॉरी यहाँ मैंने गलत बोल दिया था आपको। ठीक है, ये जनरल में नहीं है, ये पब्लिक यूटिलिटी में है। 14 डेज नोटिस, नोटिस इज कंपलसरी। ठीक है, ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है और मेरा ध्यान भी नहीं गया, तो बट ये 6 वीक्स जो है वो क्या है, वो जनरल में है। ठीक है, तो याद रखना भाई, ऐसे मिस्टेक हो जाती है बहुत बार, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने खुद ने भी कि पब्लिक यूटिलिटी में तो 14 डेज है। ओके, चलिए स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स हो गए। उसके बाद कुछ वर्ड्स उसमें दिए हुए थे, जैसे जैसे यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ले ऑफ क्या होता है, रिट्रेचमेंट क्या होती है, ठीक है, क्लोजर क्या होता है। तो ले ऑफ का मतलब क्या है कि इनएबिलिटी टू गिव एम्प्लॉयमेंट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ मशीनरी कम आ गई, कोयला कम आ रहा है, कोयला नहीं आ रहा, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से तो ब्रेक डाउन लिया है उन्होंने, ले ऑफ किया है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, ब्रेक डाउन ले लिया है रॉ मटेरियल की कमी की वजह से, तो कंपनसेशन देना होगा 50% ऑफ बेसिक वेज, जो बेसिक आपकी सैलरी है उसका 50% प्लस डीए, जो डीए है वो भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा भाई। ठीक है, ओके, तो ये तो ठीक है कि 50% ऑफ बेसिक पे, बेसिक वेज जो है, प्लस डियरनेस अलाउंस। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, टर्मिनेट करना किसी को। ठीक है, मान चलो कोई, मैं अगर मालिक हूं तो मैंने किसी को हटा दिया, टर्मिनेट कर दिया कि तुम जाओ यार, बहुत हो गया तुम्हारा, चलो निकलो, फॉर एनी रीजन, किसी भी रीजन हो सकता है अदर देन डिसिप्लिनरी एक्शन, तो कंपेंसेशन आपको देना होगा 15 डेज बेसिस का पर ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, उसकी सर्विस जो है टर्मिनेट कर दी है कि जाओ अब, मतलब ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से, तो साल का, ठीक है, जो पर ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, और 15 डेज का वेज आपको एज ए कंपनसेशन देना पड़ेगा। कंडीशंस क्या हो सकते हैं जो वैलिड रिट्रेचमेंट के, 1 मंथ नोटिस और वेजेस इन, ठीक है, 1 मंथ का नोटिस हो सकता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन,
वो होनी चाहिए। और नोटिस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा विद इन 100+ वर्कर्स, अगर आपके ज़्यादा है तो 100+ वर्कर्स है तो आपको क्या होना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, ये कंडीशंस है। और वेज तो आपको देना ही है भाई, कंपनसेशन एज कंपनसेशन 15 डेज का पर ईयर सर्विस, 1 साल की सर्विस का। उसके बाद है क्लोजर। क्या होता है क्लोजर का सीधा मतलब परमानेंट शटडाउन और प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, परमानेंट शटडाउन हो गया भाई। बट इसमें आपको 60 डेज, मतलब लगभग लगभग 2 महीने का आपको प्रायर नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई हम क्लोज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, ये और वो है। और कंपनसेशन आपको क्या होगा, सेम एज रिट्रेचमेंट इसकी तरह, मतलब पर ईयर सर्विस का 15 डेज का। ठीक है, ये कंपनसेशन देना होगा। जैसे मान के चलो जो कंपनसेशन है, जैसे क्लोज कर दी तो किसी इंसान ने लाइक उस कंपनी में 3 साल काम किया, तो उसकी पर ईयर की सैलरी, मतलब पर मंथ की सैलरी जो थी वो थी 15,000 मान लो। ठीक है, तो 15 दिन की कितनी हो गई, 7,500। तो 1 ईयर की सर्विस का 7,500 रुपये उसे देने पड़ेंगे। तो उस तरह का कंपनसेशन ये है, 15 डेज वेजेज पर ईयर ऑफ सर्विस। 3 साल की सर्विस उसने की है, तो 7.5 के हिसाब से 3 साल जो 3 से है उसे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो टोटल उसकी सैलरी जो देनी पड़ेगी, ठीक है, 22,500। समझ गए? तो ये उसको देना पड़ेगा 3 साल का। और आपको याद रखना है भाई, ले ऑफ के लिए, आप रिट्रेचमेंट के लिए आपको लाइक 1 मंथ का नोटिस है, और क्लोजर में 60 डेज का, 2 मंथ का नोटिस है, प्रायर नोटिस। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स थे। उसके बाद है नेक्स्ट, इसमें कुछ वर्ड्स और दिखाए गए हैं कि जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है वो कौन है और अवार्ड्स क्या है। जो प्रोटेक्टेड वर्कमैन है वो ये है कि ये वर्कमैन हु इज ए ट्रेड यूनियन लीडर, वही मूवी आ गई लाडला, उसे यूनियन लीडर बना दिया भाई। और प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिसमिसल और डिसिप्लिनरी एक्शन, तो उसे प्रोटेक्शन दी हुई है कि आप उन्हें हटा नहीं सकते, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ डिस्प्यूट, जब तक डिस्प्यूट चल रहा है तब तक। एम्प्लॉयर जो होगा नीड्स परमिशन फॉर फ्रॉम एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो एम्प्लॉयर है अगर उनको, अगर जो यूनियन लीडर है उसके ऊपर कोई एक्शन लेना है, तो उस एम्प्लॉयर को, उस मालिक को, जो अथॉरिटी जिसके जिसके सामने केस है, जहाँ पर पेंडिंग है, ट्रिब्यूनल हो सकता है, लेबर कोर्ट हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है, तो उनसे परमिशन लेनी होगी कि मुझे इसके खिलाफ, मतलब इस पर एक्शन लेना है, प्लीज मुझे परमिशन दो। तो उस तरीके से, तो प्रोटेक्टेड वर्कमैन कौन होगा, यूनियन लीडर। अवार्ड्स क्या है, अवार्ड्स होते हैं जो डिसीजंस होता है लेबर कोर्ट का, या ट्रिब्यूनल का, या नेशनल ट्रिब्यूनल का, इज कॉल्ड एन अवार्ड। और ये जो इनके जो डिसीजन है वो मस्ट बी पब्लिश होना चाहिए विद इन 13 डेज एंड बिकम इन्फोर्सिबल आफ्टर 30 मोर डेज। मतलब देखो यार, सीधी सी बात है, आज मान के चलो इन्होंने कोई डिसीजन लिया, तो विद इन 13 डेज, जो 30 डेज, तो ये क्या हो जाना चाहिए, पब्लिश हो जाना चाहिए कि भाई ये डिसीजन दिया है कोर्ट ने। और उसके नेक्स्ट 13 डेज, 30 डेज में ये क्या हो जाना चाहिए, इन्फोर्सिबल होना चाहिए। कि अगर कोर्ट ने बोला है कि ये सेल की होनी चाहिए, तो ये विद इन 30 दिन हो जानी चाहिए भाई। ओके, इन्फोर्सिबल हो जाना चाहिए वो कानून इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आपको ये लिमिट याद रखनी है 13 डेज, ये 30 डेज की। उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ है, वो ये है पेनल्टीज। तो पेनल्टीज में क्या है, अगर आपने कोई ऑफेंस किया है तो उसके लिए पेनल्टी क्या है। जैसे मान के चलो इलीगल स्ट्राइक कर दिया आपने, मतलब स्ट्राइक, आपने इलीगल तरीके से ट्राई किया, लॉकआउट्स किया है, मतलब इन कोर्ट, मतलब जो केस है, ठीक है, केस किया है और वो पेंडिंग है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, फिर अभी आप स्ट्राइक करते हैं, तो वो तो एक तरह से यार क्या हो गया, लीगल स्ट्राइक हो गई। कि ऑलरेडी जब हमने बोला हुआ है कि जब तक जो केस है वो चल रहा है, पेंडिंग है, ठीक, कंटिन्यूस है, तो आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, लॉकआउट नहीं कर सकते, बट आपने कर कैसे दिया है। तो पेनल्टी लगेगी भाई फिर, कितनी, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 मंथ का, 1 साल की जेल हो सकती है, या फाइन लग सकता है अप टू रेट 1,000। सेम ऐसी इलीगल ले ऑफ बंद कर दिया, रिट्रेचमेंट कर दिया, क्लोजर कर दिया, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, फाइन अप टू रेट 5,000। ठीक है, देखो ये जो लग रहा है, ये क्यों ज्यादा है 5,000, क्योंकि ये एम्प्लॉयर पर लग रहा है, मालिक पर लग रहा है भैया ये।
मालिक पर लग रहा है। और ये जो है ये क्यों कम है 1,000, ये क्या है, ये वर्कर पर लग रहा है, ठीक है, मजदूर पर लग रहा है भाई। तो पेनल्टीज वगैरह हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट एक्ट है, यहाँ पर ये खत्म हो जाए। और ये रहा नेक्स्ट आपका, इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। ओके यार, इसमें कुछ नहीं है मेनली, ज़्यादातर चीज़ें तो इसमें मतलब आपको जो पढ़ना है वो सिर्फ यही पढ़ना है, स्टैंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें, और तो कुछ इसमें है नहीं काम का। क्लियरली डिफाइन करना कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की, वर्कर्स की, क्योंकि औद्योगिक रोजगार को रिलेटेड है ये, ठीक है। स्थायी आदेश स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं, टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी ट्रांसपेरेंसी सर्विस कंडीशंस में, रिड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो उसमें जो देखो ये मेन काम की चीज पे आते हैं, तो वो सब छोड़ के ये क्या एप्लीकेबिलिटी कहाँ है इसकी, कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल होगा रोजगार वाला, ये होगा जहां पर एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स को, या तो 100 वर्कर को रोजगार दे रहा हो या 100 से ज्यादा। स्टेट गवर्नमेंट जो है बाय नोटिफिकेशन इसे कम भी कर सकती है 50। अब कुछ बच्चे जो क्लास देखेगी देखेंगे उनमें से कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमने 300 पढ़ा है। तो भाई ये न्यू जो लॉ है ना इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाले, न्यू कोड्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2020, उसमें ये लिमिट बढ़ा के 300 की है, ठीक है, जबकि हम अभी पुराने वाले पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, समझ गए। मैंडेट एम्प्लॉयर्स टू डिफाइन कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्टैंडिंग ऑर्डर्स। देखो स्टैंडिंग ऑर्डर्स में होता क्या है, उसमें जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो सॉरी एम्प्लॉयज हैं, उनकी वर्किंग कंडीशंस होती हैं, छुट्टियां कितनी है, सैलरी कितनी है, किस तरीके से आपको बोनस मिलेगा, कितने कितने घंटे आपको काम करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, ये है वो है, ड्यूटी एक्स्ट्रा, और मतलब मान चलो को बहुत बार ओवर टाइम, क्या क्या चीज़ें होगी, तो वो सारी डिटेल्स इस स्टैंडिंग ऑर्डर में होती है। और स्टैंडिंग ऑर्डर मस्ट बी सर्टिफाइड बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर, वो सर्टिफाइंग ऑफिसर होंगे। और सर्टिफाइंग ऑफिसर अपॉइंट कौन करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंटर या स्टेट, यू नो, आपको बता दिया पहले ही भाई मैंने। Until certified orders are finalized, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाई, जो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ चीजें दी रखी हैं तो वो आपको एप्लीकेबल होने चाहिए, ठीक है। तो एक लिमिट आपको याद रखनी है, स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड होना चाहिए भाई सर्टिफाइंग ऑफिसर। यहाँ पर क्वेश्चन ये हो सकता है कि रजिस्ट्रार, या फिर लेबर कमिश्नर, या फिर मिनिस्ट्री, या फिर ये, तो आपको याद रखना सर्टिफाइंग ऑफिसर जो होगा, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, वो सर्टिफाइड, उसके द्वारा सर्टिफाइड होना चाहिए वो स्टैंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद है कि सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स विद इन 6 months from the date on which this act becomes applicable to an industrial establishment, the employer shall submit to the certifying officer 5 copies to the draft standing orders proposed by him for adoption in this industrial establishment। देखो यार, आपने स्टैंडिंग ऑर्डर तैयार तो कर दिया क्योंकि कंपनी का मालिक है आप, बट आपको वो कब तक सबमिट कर देना है, लिमिट दी हुई है 6 मंथ तक, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट बिकम एप्लीकेबल। अब सोचो यार, ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल कहाँ है। मैंने आपको बताया था 100 वर्कर काम कर रहे हो, यहाँ पर ज्यादा, बाय नोटिफिकेशन में 50 भी हो सकते हैं। तो एक इंडस्ट्री XYZ है, एग्जाम्पल से समझिए आप। तो इस इंडस्ट्री में अभी कितने वर्कर हैं, अभी 40 वर्कर हैं, बट आफ्टर 6 मंथ इसमें ये 50 वर्कर हो गए। और स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया यार 50 वर्कर हैं, तो भी आपको ये आप इसके अंदर काउंट होंगे, इस एक्ट के अंदर, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो ये जो XYZ इंडस्ट्री है वो इसके अंदर आ गई। तो अब जो इसका मालिक है, ठीक है, ABC जो मालिक है, वो क्या करेगा, एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा, ठीक है, फॉर्मेट तैयार करके एक स्टैंडिंग ऑर्डर बनाएगा। अब वो जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसमें ये जो 40 या 50 वर्कर्स हैं उनकी सारी डिटेल्स होगी, कितने घंटे काम कराते हो, क्या काम है, क्या है, पैसे कितने एक्स्ट्रा, मतलब किस तरीके से दे रहे हो, तो वो सारी डिटेल इसमें होगी स्टैंडिंग ऑर्डर में। और फिर वो स्टैंडिंग ऑर्डर को सबमिट कराएगा विद इन 6 मंथ, ठीक है, टू सर्टिफाइंग ऑफिसर, और वही 5 कॉपी। ओके, तो अब एग्जाम्पल समझ आ गया ना। तो 6 मंथ
ठीक है। उसके बाद देखो, स्टैंडिंग ऑर्डर और सर्टिफाइंग ऑफिसर। स्टैंडिंग ऑर्डर में यही है कि रूल्स रिलेटेड टू कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स, शिफ्ट टाइमिंग, हॉलीडे, सस्पेंशन, मिसकंडक्ट, ये सारी चीज इसमें काम है। सर्टिफाइंग ऑफिसर देखो, या तो लेबर कमिश्नर होगा या फिर कोई एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मैंने बताया था आपको, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है, सर्टिफाई करने के लिए। ओके, तो सर्टिफाइंग ऑफिसर के बारे में बात हो गई, या तो लेबर कमिश्नर होगा या फिर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करे ऑफिसर, ठीक। ओके जी। उसके बाद फिर ये है कुछ काम की चीजें भाई जो आपको पता होनी चाहिए कि प्रोसीजर क्या है भाई सर्टिफिकेशन का, और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या नहीं, और अपील कहाँ कर सकते हैं। देखो प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर जो एम्प्लॉयर है वो सबमिट करेगा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू सर्टिफाई, ये तो हमें पता है, विद इन 6 मंथ हमने देख लिया। फिर कॉपी सेंड टू ट्रेड यूनियन, कोई ट्रेड यूनियन है तो वहाँ पर कॉपी सेंड होंगी कि भाई ऐसे ऐसे ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, ये चीज़ें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। या वर्कर्स के पास, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है उनकी, तो वर्कर्स के पास जाएगा। वर्कर्स या यूनियन में फाइल ऑब्जेक्शन विद इन 15 डेज। मान के चलो उस स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसको देखकर यार वर्कर्स को लगे कि ये तो हमारे हित में नहीं है, हमें तो उसके खिलाफ केस करना है, ऑब्जेक्शन है हमारा। तो वो जब वो कॉपी आपके पास आएगी, जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो आपको सेंड करेंगे, तो उसके विद इन 15 डेज आपको ऑब्जेक्शन कर देना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कॉपी आ गई, अरे ठीक है ना यार, पढ़ लेंगे देख लेंगे, क्या हो गया, ठीक है, आज थोड़ा काम चाहता है, ऐसे करते करते 15 दिन निकल गए, फिर उसके बाद अचानक याद आ रहा यार ये तो हमारे हित में ही नहीं हुआ, ये वो। तो भाई आपको टाइम दिया हुआ है विद इन 15 डेज, ऑब्जेक्शन कर सकते हो आप, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर हियर्स बोथ पार्टी, दोनों पार्टीज के बारे में सुन सकते हैं, और मतलब जो भी ऑब्जेक्शन हुआ है वो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब एक तरह से शांत हो सकते हैं दोनों, कुछ मेल मिलाप कर सकते हैं कि भाई ठीक है इतना कर देते हैं, ओके। ऑर्डर्स बिकम बाइंडिंग आफ्टर 30 डेज ऑफ सर्टिफिकेशन। जो भाई सर्टिफिकेशन के बाद आपने कोई मतलब नहीं किया ऑब्जेक्शन, तो विद इन 13 डेज, सॉरी सॉरी 30 डेज, ये 13 बड़ा निकल रहा है भाई, तो विद इन 30 डेज ऑफ सर्टिफिकेशन ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर जो है बाइंडिंग हो जाएंगे कि भाई अब जो भी चीज़ हो गई वो हो गई। ओके, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, ठीक है, हो गया हाँ। क्या उसे मॉडिफाई हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। कैन बी मॉडिफाइड ओनली आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट दे केम इन टू ऑपरेशन। ठीक है भाई, जब से स्टैंडिंग ऑर्डर, मान चलो आज स्टैंडिंग ऑर्डर ये एप्लीकेबल हो गया, जैसे यहाँ पे देखो बाइंडिंग हुई, तो इसके 6 मंथ के अंदर अंदर वो आप कर सकते हो आफ्टर ऑपरेशन। आइदर एम्प्लॉयर और वर्कमैन में अप्लाई फॉर मॉडिफिकेशन, दोनों में से कोई भी कर सकता, करवा सकता है, अप्लाई कर सकते हैं कि भाई मॉडिफाई करवाओ उसको। प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन इज सेम एज ओरिजिनल सर्टिफिकेशन, चलो ठीक है भाई। अपील कहाँ कर सकते हो? तो एग्रीड पार्टी में अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील कर सकते हो हायर अथॉरिटी के पास, या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, ठीक है, लेबर कोर्ट में जा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हो, पर पहले आपको ये अपीलेट जो अथॉरिटी है वहाँ पर। डिसीजन ऑफ अपीलेट अथॉरिटी इज फाइनल एंड बाइंडिंग। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यार अपीलेट अथॉरिटी है इसके बाद हम किसी और के पास चले जाएं और ऊपर चले जाएं, तो ऐसा नहीं होगा भाई। उन्होंने एक बार जो डिसीजन दे दिया तो वो आपके ऊपर बाइंडिंग है और वो फाइनल है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि लाइक पेनल्टीज क्या होंगी। अब पेनल्टीज क्या है, देखो, अगर आप फेलर टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, अगर मान चलो जो एम्प्लॉयर जो मालिक है वो फेल हो जाते हैं कि यार स्टैंडिंग ऑर्डर ही नहीं, मतलब नहीं दे पा रहे वो, तो फाइन अप टू 5,000 प्लस 200 पर डे फॉर कंटिन्यूस ऑफेंस। 5,000 का फाइन तो आपको लग ही गया, बट आपको पर डे, मान के चलो आज फाइन लगा, ठीक है, उसके बाद कल आपने जब भी नहीं जमा करवाया तो 200 रुपये फिर बढ़ गए, परसों भी नहीं करवाया फिर 200 बढ़ गए, तो ऐसे पर डे बढ़ते जाएंगे 200 रुपये। या कंट्रवेंशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, तो कंट्रवेंशन हो गई तो फाइन अप टू 100 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस के लिए एंड 250 फॉर रिपीटेड ऑफेंस के लिए, मतलब कुछ आपने गलती की है उसमें, ठीक है, तो उसके लिए कि आपसे एक स्टैंडिंग ऑर्डर तक ठीक से नहीं बना, ये क्या है, आपने लिखा कुछ और है, आप दे कुछ और रहे हो वर्कर्स को, तो उसको लेकर है। तो यहाँ पर ये एक्ट भी फिनिश है।
तो आज हमने तीनों एक्ट्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, पर ओल्ड लॉज है। उसके बाद कल हम सेम वैसे ही चलेंगे, जो मतलब इन तीनों के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं वो तो हमने देख लिया यार सारी चीज़ें। बट हमें याद रखना है कि जो न्यू है, जो न्यू कोड ऑन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है 2020, तो उसके बीच हमें कंपैरिजन करानी है। ओके। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि जो ट्रेड यूनियन है 1926, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। और जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उससे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि यार इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से 2023 लेटेस्ट वाले एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको, वो भी हम लोग क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो वो करेंगे हम लोग कल। ओके, अब मुश्किल से यार लगभग आपका खत्म हो गए, दो कोर्स और बचे हुए हैं। उन दो कोर्स के अंदर एक में आई थिंक 9 लॉ हैं और एक में 13 के समथिंग लॉ होंगे, 12-13। और वो भी ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है यार, छोटे छोटे लॉज हैं। तो उसमें आपके जो लेबर लॉज है वो खत्म है पूरा पूरा। मुश्किल से आपकी 4-5 क्लास और लगा लो, वो तो मैं कम कम टाइम की ले रहा हूँ। मान चलो ये ऐसे ही 2 घंटे 1.5 घंटे की होती तो काफ़ी कुछ हो जाता। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।